तो बच्चों हम लोग गॉस के नियम का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, अब उसके अनुप्रयोग हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गॉस के नियम की सहायता से हम किसी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं, और यदि हम विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गॉस के नियम का जो मुख्य उपयोग है, विभिन्न तरह के जो चालक हैं उनकी लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, उसमें ये एप्लीकेबल है। विभिन्न प्रकार के जो चालक हैं उनके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसे हम बहुत आसानी से इस नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, और इसी के अंतर्गत पहला अनुप्रयोग हम लेते हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो ये हमारा एक चालक है, आप देख लीजिए, ये हमने एक चालक ले लिया, ये अनंत लंबाई का है, डॉट 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 ऊपर छोड़ दो थोड़ा सा, डॉट 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 ये नीचे छोड़ दो। अनंत लंबाई का एक चालक है, इससे r दूरी पर ये एक समान रूप से आवेशित है। हेडिंग में भी आ गया अनंत लंबाई का चालक हो गया। ठीक है, एक समान आवेशित, ये एक समान रूप से आवेशित है, अर्थात इसमें समान रूप से आवेश वितरित है। हमने मान लिया इसमें धन आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो आप इसको धनावेशित कर दीजिए इस तरीके से, एक समान रूप से धनावेश इसमें वितरित है। ठीक, अच्छा, अब इस आवेशित चालक के निकट मान लो इससे r दूरी पर यहां पर एक बिंदु है P, यहां पर बिंदु P है, P बिंदु है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अनुप्रयोग में आप अच्छे से समझ लेना, यही एक जैसी प्रक्रिया सभी चालकों के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में हम अप्लाई करेंगे। क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे गॉसियन पृष्ठ क्या है। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? जिस बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, ठीक, वहां से गुजरने वाला एक बंद पृष्ठ। क्लियर है? तो P बिंदु पर हमें तीव्रता, इससे r दूरी माने इससे r दूरी पर कहीं पर भी, ऐसे इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सिर्फ एक साइड मतलब नहीं है, इस तरीके से। मान लो ये हमारा एक चालक है, तो इससे r दूरी पर, मान लो ये दूरी r है, तो यहां पर भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, चारों तरफ को। ठीक है, तो अब यहां तो हम इसी ऐसे दिखा रहे हैं यहां पर। ठीक, तो इस P बिंदु से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ, सबसे पहले हम जो है गॉसियन पृष्ठ ड्रा करेंगे। तो एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये गॉसियन पृष्ठ हमारा कैसा होगा, किस शेप का होगा? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल। करेक्ट, सिलेंड्रिकल होगा हमारा गॉसियन पृष्ठ। ये अभी मैंने जैसा बताया, ठीक है, इससे r दूरी पर ऐसे L लंबाई का हम हिस्सा इसका लेते हैं, तो ये एक सिलेंडर का निर्माण करेगा। ठीक, हम मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, L लंबाई का हिस्सा लिया मैंने। गॉसियन पृष्ठ की लंबाई L है, और गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कितनी बनेगी जाकर के, R बनेगी। ठीक है, अब इस गॉसियन L लंबाई के गॉसियन पृष्ठ हुआ हमारा, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु यहां पर है, P बिंदु है यहां पर, P बिंदु है यहां पर, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो देखिए जो हमारा ये गॉसियन पृष्ठ है ये एक सिलेंडर की शेप में आ गया है। अब जरा विचार कीजिए सिलेंडर कैसा होता है। सिलेंडर जो है उसमें कितने पृष्ठ होते हैं। सिलेंडर जैसे मान लो ये है सिलेंडर, इसके मध्य से ऐसे तार गया हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। ये यहां कहीं पर भी हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहली चीज इसमें हमें ये मालूम करना है इसमें पृष्ठ कितने हैं, ठीक है। क्योंकि विद्युत फ्लक्स जो है किससे गुजरता है, पृष्ठ से है। इसमें मैंने आपको बताया था ये बंद पृष्ठ होता है, तो ये सिलिंड्रिकल शेप जो है ये एक बंद पृष्ठ हो गई। ये सब पृष्ठ है इसका, इसके अंदर आवेश है, तो इसके अंदर जो आवेश उससे बलरेखाएं ऐसे ही तो बाहर निकलेंगी, ऐसे आप समझ रहे ना। तो जब बलरेखाएं ऐसे निकलेंगी तो इसी दिशा में क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यही क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। अंदर इसमें यहां आवेश होगा ऐसे, तो अंदर आवेश बलरेखाएं निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी त्रिज्या की दिशा में। इसका जो केंद्र होगा उससे बाहर की ओर त्रिज्या की दिशा में ऐसे बलरेखाएं निकलेंगी चारों ओर को, समझ रहे ना। तो यही हमारे ई की दिशा हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लो ई, ये डीएस, कितना क्षेत्रफल ये है मान लो डीएस क्षेत्रफल हमने एज्यूम कर लिया, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर डीएस भी बाहर की ओर होगा, ठीक है। देखो ना ये जो क्षेत्रफल वेक्टर ये सतह है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर सतह से लंबवत बाहर की ओर, सतह से लंबवत ऐसे ही तो होगा। तो ये डीएस बाहर की ओर होगा और बलरेखाएं भी, अंदर आवेश है बाहर की ओर ऐसे आएंगी, तो ई भी हमारा बाहर की ओर होगा। ये तो ई और डीएस दोनों किधर की ओर होंगे, बाहर की ओर। इस स्थिति में यहां पर ई और डीएस के मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, 0 डिग्री, थीटा 0 हो जाएगा। यहां पर थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 0, ठीक है। तो इसमें मैं आपसे बता रहा था इसमें 3 तरह के पृष्ठ हैं, 1, 2 और 3। नाम दे देते हैं। ये हमारा पहला पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ हो गया और ये तीसरा पृष्ठ हो गया, ठीक। तो इसके अंदर से जो बलरेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी वो इन्हीं 3 पृष्ठों से होकर बाहर निकल सकती हैं, ठीक। तो अभी हमने विचार किया कि ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है, यहां से जब बलरेखाएं निकलेंगी तो इस दिशा में निकलेंगी, इसलिए ई का डायरेक्शन ये हो गया। और यहां जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा डीएस होगा वो भी बाहर की ओर होगा। तो ये मैंने सिचुएशन आपको क्लियर की, ठीक। इस पृष्ठ के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि यहां से जो फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा, मान लो उसकी वैल्यू है φ2, ठीक है। अब ये हमारा पहला पृष्ठ है, यहां पर भी हम एज्यूम कर लेते हैं छोटा सा क्षेत्रफल ये, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल का, इस छोटे से क्षेत्रफल डीएस का, ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा, आप देखिए इसका डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर, यानी तार के पैरेलल ऊपर की ओर। देखो मैं इसीलिए पकड़े हुए हूं, ये सतह है, तो इस सतह के लिए क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, सतह के लंबवत, लाइक दिस, ये सी हियर, ये इस टाइप से। तो हमने इसलिए डीएस को ये ऊपर की ओर कर दिया। लेकिन आवेश कहां पर है, चार्ज कहां पर है, इस तार पर है, यहां पर है तार। तो यहां से जो बलरेखा जाएगी वो कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी, बाहर की ओर जाएगी सीधी। तो ये बलरेखा इधर जाएगी, इसलिए ई का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरह से बाहर की ओर। तो इस कंडीशन में डीएस और ई के बीच बनने वाला कोण थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है, ठीक। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अगर हम मान लें φ1, पहले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स φ1, उसके लिए डीएस और ई की कंडीशन ये हो गई। दूसरा पृष्ठ हमारा इससे गुजरने वाला, दूसरा पृष्ठ इससे गुजरने वाला फ्लक्स φ2, और इसके लिए कंडीशन हमारी ये हो गई, क्षेत्रफल वेक्टर डीएस बाहर की ओर, ई बाहर की ओर, दोनों के बीच बनने वाला कोण थीटा 0। क्लियर। नाउ थर्ड सरफेस, ये हमारी थर्ड सरफेस है। ये बिल्कुल जैसे ऊपर की स्थिति है वही नीचे की है, यानी ये वाला सरफेस, आप इधर ध्यान दीजिए, ये नीचे वाला सरफेस, ठीक है। तो इसमें इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, डाउनवर्ड, नीचे की ओर, ठीक है। तो ये मान लो यहां पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल, छोटा सा एलिमेंट अगर हम चुनते हैं,
तो ये ds का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे की ओर। ठीक, और यहां धन चार्ज इधर है तो बड़लेखा किधर जाएगी, बाहर की ओर। तो यहां पर E का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये बाहर की ओर, सॉरी बाहर की ओर। तो E और ds के बीच में यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा फाई 3 होगा। क्लियर, ऑलराइट। तो देखो बच्चों कि जब भी हम जो है गॉस के नियम के अनुप्रयोग में जाएंगे तो गॉस का नियम में जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप बताएंगे, एक बार मैं गॉस का नियम यहां लिख देता हूं, आप बोलेंगे गॉस का नियम क्या है, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, यही तो है। यहां पर फाई ई क्या चीज है, वैद्युत फ्लक्स, कौन सा वैद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत। हाँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बोले, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम में हम जो गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं वो एक बंद पृष्ठ होता है, ठीक, और बंद पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है, वो फ्लक्स है ये। तो इस गॉसियन पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर निकलने वाला पृष्ठ, दैट इज फाई ई। क्लियर। तो सबसे पहले हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अर्थात फाई ई, अर्थात इस बंद पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है, जिसे हमने यहां पर 3 तरह की सरफेस के आधार पर, सिलेंड्रिकल सरफेस, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, इन 3 तरह की सरफेस के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स फाई 1, सेकंड सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स फाई 2 और थर्ड सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स फाई 3। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, अगर हम उसे फाई ई मान लें। सबसे पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहां पर लिख देते हैं गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सतह या बंद पृष्ठ जो भी को से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक, फाई ई, फाई बराबर हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। 3 तरह के सरफेसेज हैं, उन तीनों से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का योग टोटल। ठीक, अच्छा, इज इक्वल टू फाई 1। अब हम फाई 1 पर विचार करते हैं। ठीक है, यहां पर फाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, फाई 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल एस डीएस, सॉरी ई डीएस, ई डॉट डीएस इज इक्वल टू, इस पे विचार करते हैं। हमें पता है ई डॉट डीएस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ई डीएस कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड डीएस, कितना है 90 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा ई डीएस, यहां क्या हो जाएगा ई डीएस कॉस 90, करेक्ट। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस 90, 0। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, करेक्ट। तो डायरेक्ट लिख दे इसको यहां पर 0, ठीक है। तो फाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 लिख दीजिए यहां पर, प्लस फाई 2। नाउ व्हाट इज फाई 2, फाई 2 स्फेरिकल सरफेस जिससे गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, उसकी कंडीशन ये है। फाई 2 के लिए हम यहां पर निकाल देते हैं, फाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल क्लोज सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस बराबर हो जाएगा ई डीएस कॉस 0। क्या हो जाएगा, ई डीएस कॉस, यहां जगह कम है बच्चों, इसको अलग ही बनाना पड़ता है, ठीक है, इसको अलग ही बनाते हैं। फाई 2 को जो है यहां पे बना देता हूं इस जगह पर, ठीक है। तो ये फाई 2 बराबर हो जाएगा बंद पृष्ठ के लिए सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस, ये बराबर हो जाएगा हमारा
E इंटू डी एस इंटू कॉस बिटवीन E एंड डी एस। कितना है इस कंडीशन में? बोलो। 0 डिग्री। 0। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस 0। तो ये बराबर क्या हो जाएगा जाकर? ये बराबर हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल एस ई इंटू डी एस। बोलो। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हट जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी एस, साइन ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी एस। क्लियर? अच्छा, अब इधर इसको लिख लो, उधर जगह नहीं है। तो ई कांस्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। ये स्फेरिकल शेप है, इसके अक्ष से गुजरने वाला तार जो चालक है इसके अक्ष से गुजर रहा है, तो इसकी सरफेस पर प्रत्येक बिंदु इससे बराबर दूरी पर होगा, बराबर दूरी पर होगा। तो इसलिए प्रत्येक बिंदु पर इसकी सतह पर स्थित स्फेरिकल सरफेस जो है उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर ई का मान भी समान होगा। ठीक। सो ई इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी इन दिस केस। ठीक है, ई कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा, तो इसको हम बाहर ले लेंगे ई को, अंदर हमारा हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल डीएस। क्लियर? ये डीएस साइन ऑफ इंटीग्रल डीएस क्या है? छोटे से इसकी वैल्यू है डीएस, तो साइन ऑफ इंटीग्रल डीएस क्या होगा? ये टोटल स्फेरिकल सरफेस जो है, ये इस पूरे स्फेरिकल सरफेस की वैल्यू। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर इस स्फेरिकल सरफेस की लंबाई यल है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, तो इसकी स्फेरिकल सरफेस कितनी होगी? आप मैथ्स में पढ़ा होगा। इस केस में स्फेरिकल सरफेस होती है परिधि, सर्कमफ्रेंस इनटू लेंथ। वहां हाइट वर्ड आता है, यहां लेंथ लंबाई के रूप में है। 2 पाई आर एच पढ़ा होगा। तो यहां 2 पाई आर तो वही परिधि 2 पाई आर होगी, आर रेडियस है, लेकिन हाइट क्या हो गई? एच की जगह हमने क्या ले ली है? एल। तो क्या हो जाएगी? 2 पाई आर एल। समझ रहे ना? तो राइट हियर साइन ऑफ इंटीग्रल डीएस, राइट हियर ई इंटू ट्वाइस पाई आर एल। बोलो, कोई दिक्कत? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई 2। ठीक है, राइट हियर पुटिंग वैल्यू ऑफ फाई 2 ई इंटू ट्वाइस पाई आर एल प्लस। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब जरा विचार कीजिए फाई 3 पर। फिर यहां वही कंडीशन, फाई 3 बराबर क्या हो जाएगा? मैं यहां लिख देता हूं, फाई 3 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल एस। ओहो, ये नीचे वाला नहीं आएगा ना वीडियो में, सॉरी। चलो इसको भी यहां लिख देते हैं। फाई 3 इज इक्वल टू एस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो ये क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा। अब इस कंडीशन में थीटा कितना है? 90। तो कॉस 90 की वैल्यू 0। तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो फाई 3 अगेन क्या हो गया? 0। फाई 1 और फाई 3 दोनों 0 हो गए। तो हमारा फाई ई कुल फ्लक्स कितना आ गया? फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ट्वाइस पाई आर एल। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये फाई ई की वैल्यू आ गई। अब इसमें 2 पार्ट हैं गॉस के नियम में। लेफ्ट साइड कुल विद्युत फ्लक्स जो हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसका सेकंड जो दूसरा पार्ट है, राइट हैंड साइड है जो, वो क्या है? गॉसियन पृष्ठ से घिरा कुल आवेश। गॉसियन पृष्ठ से घिरा कुल आवेश। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, हम ये मान लेते हैं कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है, तार हमारा एक लंबाई के रूप में है, तो ठीक है, इसमें समान रूप से क्यू आवेश वितरित है, तो इसके लिए रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। ठीक, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एल। एल लंबाई में क्यू आवेश फैला हुआ है, तो एकांक लंबाई में कितना होगा? क्यू अपॉन एल। तो ये हमारा हो गया रेखीय आवेश घनत्व। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वैल्यू ऑफ क्यू, टोटल चार्ज एल लंबाई में, अर्थात बंद सतह गॉसियन पृष्ठ से घिरा कुल आवेश
कुल आवेश Q कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू, एल। राइट हियर, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ठीक है, तो अब हम गॉस का नियम यहां पर लगा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ट्वाइस पाई आर एल, E इंटू ट्वाइस पाई आर एल इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 इंटू गॉसियन पृष्ठ से घिरा कुल आवेश। कितना आया हमारा यहां, लैम्डा इंटू एल। कोई दिक्कत? अब आप देखिए एल एल दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। ठीक, यहां से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू 1/ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा अपॉन आर। ये तो बचा शेष, एक बार चेक करो, ट्वाइस पाई से आ गए, आर इधर चला गया, लैम्डा ही आ गया। क्लियर है? तो E इज इक्वल टू 1/ट्वाइस पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपॉन आर। क्लियर? इसे थोड़ा दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1/ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता नहीं है, अलग अलग हल करोगे, कैलकुलेशन लेंथी होगा। तो हम अगर यहां 2 का गुणा कर दें, ठीक है, और 2 का यहां कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां हो जाएगा ट्वाइस लैम्डा, करेक्ट, और यहां हो जाएगा 2 इंटू 2 माने 4, यही कर दें, जगह नहीं नीचे, तो ये हो जाएगा 4। क्लियर? तो हमारा सूत्र बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस लैम्डा ओवर आर। ठीक है, अब क्लियर है। अब क्या क्लियर है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 9 इंटू 10⁹9। क्लियर? तो ये आप डायरेक्ट वैल्यू इसकी यूज कर लेंगे, और ट्वाइस लैम्डा अपॉन आर ये आपको दिया होगा। देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट द डिस्टेंस R। ठीक है, तो ये हम इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। एक चीज और है थोड़ी सी, कितने मिनट हैं, चलो छोड़ो, अगर नहीं आ रहा छोड़ो।